सेक्शन 498 इज क्रूएलिटी, दिखा रहे हैं कि लड़के कैसे पीड़ित है एंड यू कैन एक्चुअली सी कि कई लोगों के खिलाफ 498A लगा है एंड दे कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एट द एंड ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो 125 का मेंटेनेंस का केस आ जाएगा, डीवी एक्ट का केस आ जाएगा, ठीक है, तो मल्टीपल केसेस होते हैं एंड देन शी इज राइटिंग कि मेरे बच्चों की मेंटेनेंस भी दीजिए, अगर अभी आपको एंटिसिपेशन है कि मुझे उठा लिया जाएगा, तो दैट इज वन, ठीक है। एंटिसिपेशन बेल भी हो जाती है, डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। जनरली देयर आर समटाइम्स फेक केसेस, तो मैंने डाटा देखा था वाज ऑफ 2018 जिसमें 13% के अराउंड कन्विक्शन रेट था। तो इसमें दो चीजें हैं कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड जब केस हो रहा है उसकी एविडेंस अलग होगी, कभी आप गलत इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। देयर आर सम विमेन एनजीओज हु आर प्रायोरिटाइजिंग विमेन इवन इफ द विमेन इज एट फॉल्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा और मेरे साथ हैं एडवोकेट नम्रता। नम्रता, वेरी वेलकम टू यू। थैंक यू मैम। सो इससे पहले हमने बात करी थी जब नए लॉज इम्प्लीमेंट हुए थे, तो आपके वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं, आम जनता, और जिनमें ये हुआ भी है कि 498A क्या है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। कहा तो ये जाता है कि कोर्ट ने, या जब भी ये लॉ बना था, तो इसे लोगों की बेहतरी या फिर हार्मनी के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये कुछ और ही हो गया, मिसयूज ज्यादा होने लग पड़ा। तो इस पे बात करते हैं। राइट। सो सेक्शन 498A एज यू मेंशन्ड, तो पहले मैं यही बता देती हूँ कि सेक्शन 498A है क्या। सो सेक्शन 498 इज क्रूएलिटी, ठीक है। अगर किसी भी विमेन के खिलाफ क्रूएलिटी होती है, वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल, ठीक है, इन द एंड इफ शी कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट, और या फिर उसकी किसी लिम या फिर किसी भी चीज को इंजरी पहुंचती है, इट कैन बी मेंटल और फिजिकल, is included in cruelty under section 498A of the IPC, which is now section 84 of the BNS, okay, भारतीय न्याय संहिता। So the section there is no change, जो अब लेके आया गया है कोई भी चेंज नहीं है। 498 is same to same, it has been copied as section 84 of the BNS, पर जो है इट वाज इंट्रोड्यूस, जो 498A भी तो है बिकॉज ए रेफर्स फॉर द अमेंडमेंट व्हिच हैपेंड इन 1983। जी, 1983 में अमेंडमेंट लाई गई, वो लाई गई थी तो क्योंकि लड़कियां एज सोसाइटी जो था, हम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे थे और विमेन कई पीड़ित थी, उनको आगे लेके आने के लिए कि अगर उसको कोई भी फैमिली प्रॉब्लम आ रही है तो क्रूएल्टी से वो सफर ना करे, चाहे वो डाउरी हो कि उसको मारा पीटा जा रहा है डाउरी लेने के लिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, रेफर्ड नॉट डाउरी बट अगर कोई भी उससे प्रॉपर्टी ली जा रही है, उसको फोर्स किया जा रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन क्रूएल्टी। तो उसके लिए बनाया गया था कि लड़कियों को कोई दिक्कत ना आए। बट एज यू सेड, द मिसयूज ऑफ द सेक्शन हैज ऑल्सो बीन देयर, और इफ यू वांट टू एक्चुअली वॉच कि क्या क्या हो रहा है, if people want to actually refer, there is also a documentary on YouTube, it is a free documentary, Martyrs of Marriage. Okay, this shows the other side of the section, which is from the men's side, जो दिखा रहे हैं कि लड़के कैसे पीड़ित है एंड यू कैन एक्चुअली सी कि कई लोगों के खिलाफ 498A लगा है एंड दे कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एट द एंड ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है फॉर सर्टेन फैमिलीज। ओके, तो जैसे आपने कहा कि YouTube पे इसके रिगार्डिंग एक, जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट है उसके रिगार्डिंग एक मूवी है, तो लोग उसे भी देख सकते हैं। तो नम्रता, हम बात कर रहे थे कि चाहे हस्बैंड की साइड का कोई भी बंदा है ना, उनका कोई रिलेटिव है, अगर वो भी, चाहे वो शामिल है या ना, उसका नाम लिखवा दिया जाए FIR में कि इन सब लोगों ने मिलके, चाहे वो भाई हैं, देवर हैं, सास ससुर हैं, तो क्या सब वो रगड़े में आते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं, बिकॉज सेक्शन क्लियरली स्टेट्स कि चाहे वो हस्बैंड है, चाहे हस्बैंड के कोई रिलेटिव्स हैं, वो दोनों इंक्लूड हो सकते हैं 498A में। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि काफी बार क्या होता है, यू सी कि NRI बहन है, यहाँ पे रह नहीं रही, जिसका कोई शायद ही चांसेस हो कि उसने कुछ किया है, वो भी उस FIR में इंक्लूड हो जाती है। और जब व्हेन आई विल डिस्कस द प्रोसीजरल साइड ऑफ द लॉ,
तो उसमें आई रेफर हाउ इज इट डिफिकल्ट फॉर पीपल। बट अभी जब हम रिश्तेदारी की बात कर रहे हो तो जी बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आपके रिलेटिव्स को भी बीच में इंक्लूड किया जा सकता है, और दिक्कत भी यहीं पे आती है। अगेन रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट्री, इट इज क्लियरली स्टेटेड, उसमें उसके पेरेंट्स को भी किसी के वो अलग अलग लड़के हैं जिनकी स्टोरीज उन्होंने दिखाई हुई है, और वो अलग अलग लड़कों की प्रॉब्लम ऐसी है, कईयों की दिक्कत ही है कि somebody is committing suicide बिकॉज उसके माँ को बोल दिया गया। और ये बहुत बड़ा टैबू है कि हमारी सोसाइटी इन चीजों को बहुत बड़ा मानती है कि किसी के खिलाफ अगर केस हो जाए, अगर उसके ऊपर पर्चा हो रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। सो दैट इज वन। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है तो कुछ टर्म्स आती हैं सोसाइटी में, जैसे एंटी मेल, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेरर लॉ है। राइट। तो जब आप आम लोगों के केसों को लड़ते हैं तो क्या उनमें से कुछ स्टडीज बता सकते हैं हमें कि कैसे केसेस आप तक पहुंचते हैं कि जिनसे पता चले कि हाँ सचमुच ये ठीक बात नहीं है कि लड़का सफर क्यों कर जी। रहा है? जी काफी बार होता है। अब जैसे इफ समबडी इज कमिंग टू यू और अगर उसने केस लगा दिया है, मान लीजिए लड़के के ऊपर, उसने बोल दिया कि लड़के ने मुझे पीटा, और उनकी जो मदर है उन्होंने चाहे कुछ किया, वो साथ में रह भी नहीं रही। देयर आर केसेस, वी डू नॉट रेफर टू द केसेस डायरेक्टली बाय नेम, बट अगर मैं बताऊं तो देयर इज अ केस जिसमें लड़के की माँ यहाँ पे रह नहीं रही, पर वो कह रही है कि लड़के की माँ मुझे मार रही है। फिर देन इफ यू इवन इफ यू रीड, जब लड़की ने केस फाइल कराया है, वो पहले कह रही है कि मेरे बच्चों के लिए खर्चे का केस है, मान लीजिए साथ में जी। लगा देते हैं, जैसे केस उसके साथ एक केस नहीं Maintenance, आता, जी। वो 125 का मेंटेनेंस का केस आ जाएगा, डीवी एक्ट का केस आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल केसेस होते हैं, एंड देन शी इज राइटिंग कि मेरे बच्चों की मेंटेनेंस भी दीजिए, राइट। और बच्चे बाप के पास ही रह रहे हैं जी। तो आप पहले सोचिए किस चीज की मेंटेनेंस वो मांग रही है जो आपके पास है ही नहीं। फिर वो कह रही है कि मेरे बच्चों का खर्चा है, उसकी ट्यूशन फीस भी देनी है, मतलब फुल डिटेल इन शी इज एक्सप्लेनिंग द केस। और पर आपके पास बच्चे नहीं है, बच्चे की शादी हो चुकी है, हस्बैंड ने शादी करा दी है लड़की की, पर वो भी यही कह रही है केस में कि मुझे उसकी भी मेंटेनेंस दो। सो दिस इज वन एग्जांपल कि जहां से आप सोच सकते हैं कि कुछ भी अगर कोई लिख रहा है और उस पर जब कार्रवाई होगी तब होगी, जब एक बार ही लिख दिया तब तो वो इंसान फंस ही गया है। तो दिस इज वन एग्जांपल, बट देयर आर मल्टीपल इफ आई वांट टू कोट। जब हम बात करते हैं कि ये हार्मनी लॉ है ना, मतलब इसे अच्छे के लिए बनाया गया था कि अगर परिवार टूट रहा है या कहीं रिश्तों में खटास आ रही है तो वो दूर होगी। लेकिन ये जो झूठ है या जो फेक हम मतलब चाहे इसको रिटर्न में ले आते हैं, तो क्या इससे वो जो गुंजाइश है समाज में कुछ अच्छा होने की, या तो क्या वो खत्म हो रही है? आप रोज इनसे आपका वास्ता पड़ता है? देखिए गुंजाइश तो खत्म हो रही है, इतना नेगेटिव मैं कभी भी किसी चीज को लेके नहीं जाना चाहूंगी। एंड इवन पीपल कमिंग फ्रॉम हेयर फ्रॉम द लॉ साइड, आई डोंट वांट पीपल टू बी सो नेगेटिव अबाउट इट। देयर आर फेक केसेस बट देयर आर आल्सो केसेस व्हिच आर जेन्युइन। कई जी। लड़कियों के साथ अभी भी व्हेन वी थिंक कि अभी भी कई लड़कियां हैं जो सफर कर रही हैं सच में, जी। तो पर वो दिक्कत क्या आती है, बिकॉज देयर सच अ टैबू कि ये भी है और वो भी है, दो चीजें हैं। तो सच क्या है उसमें हम गुम जाते हैं। जी। हो सकता है एक लड़की के साथ सच में हो रहा है पर वो प्रूव ही नहीं कर पा रही। जी। अभी फॉर रीसेंट केस ऑल्सो, जब हमने अमृतसर में किसी ने अटैक कर दिया बिल्कुल, बिल्कुल। एटसेट्रा, सो देयर आर केसेस जहां पे फैमिली, लड़की वालों की फैमिली इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती है कि दे हैव टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स एंड दे किल द पर्सन, जी। कि मैं लड़के को मार ही दूं। सो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं से आ रही होगी। तो आई डोंट वांट पीपल टू बी नेगेटिव, देयर आर दोनों साइड्स हैं, दोनों की, लड़के बिल्कुल। भी सफर कर रहे हैं, कहीं लड़कियां भी बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे पुलिस वाले हैं उनका भी एक बहुत सही पार्ट होता है कि वो चीजों को सुने और अपने लेवल पे जहां तक वो कर सकते हैं अपनी पावर्स में, अपने दायरे में रहते हुए वो करें। और जो हमारा जुडिशरी वाला स्तंभ है, पिलर है, जिन चीजों को वो गलत सही में कर सकता है वहां तक वो करे। नम्रता, हम पुलिस की बात कर रहे थे। लोगों में इस बात का खौफ है कि 498A लगते ही उन्हें उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले। तो जो इसका प्रोसीजरल है या जो इसके फैक्ट्स हैं वो बताएं। सो बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो उन्होंने गवाही लिखनी है, एंड देन चार्जशीट और ट्रायल। सो इसमें क्या था, पहले जैसे था कि वो उठा के ले जाए, बिकॉज कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट कैन बी विदाउट वारंट। अगर उनको है कि कहीं पे जरूरत है तो दे कैन अरेस्ट यू। बट व्हाट हैपेंड वाज, सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट, दैट वाज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार,
जी ठीक है, विच इज ऑलरेडी बीन टेकन इन BNSS, जब इन्होंने नए लॉज लेकर आए हैं उसको बीच में इनकलकेट कर लिया है। वो जजमेंट वाज क्लियरली स्टेटिंग कि अगर देयर इज अ केस अंडर सेक्शन 498A दैट इज क्रूएल्टी, उसमें क्या होगा, देयर नीड्स टू बी अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर द अरेस्ट, कि दोनों पार्टीज को बुलाया जाए, इंक्वायरी की जाए कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, एंड देन द प्रोसीजर ऑफ FIR, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो वो लिखेंगे ही, बट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद वो इन्होंने इंक्लूड कर लिया है 173 क्लॉज 3 में कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन केसेस में होना चाहिए। तो ऐसे वैसे तो नहीं उठाते, बट देन यू आल्सो हैव द ऑप्शन। उसमें उन्होंने फिर ये भी मेंशन किया था कि जब अगर इसमें अरेस्ट कर रहे हैं वो सेक्शन 41, तो वो अरेस्ट करने से पहले द पुलिस हैज टू यूज देयर माइंड कि वो टिक हो रहे हैं सेक्शन 41 के ग्राउंड्स की नहीं, और वैसे ही अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो देयर वाज दिस चेंज दैट वाज मेड अंडर अरनेश कुमार जजमेंट, बट वो अब BNSS में भी ले लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। बिल्कुल। So, that is आपने one change. कहा कि पहले इसको ऐसे उठा सकते थे जिसपे ये धारा लगी है, तो इसकी जो जमानत है ना, इसको लेके लोग क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो बताएं। So first there is an option of anticipatory bail, जो कि अगर अभी आपको anticipation है कि मुझे उठा लिया जाएगा, तो that is one, ठीक है। एंटिसिपेशन बेल भी हो जाती है if you have a strong case, generally there are sometimes fake cases, तो उसमें, and then the other regular bail तो है, अगर आपका अरेस्ट हो चुका है then there will be the option of the regular bail, so that is the same procedure that goes for other cases, but anticipatory bails हैं जो आपके पास एक ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नम्रता, हम पढ़ते हैं या अखबारों में या खबरों में देखते हैं, सुनते हैं अपने आसपास भी कि जो महिलाएं हैं जी, अगर उनके पति, वो कहीं विदेश में रह रही हैं, उनके पति वहां रह रहे हैं, तो वो उस सिटी में जाकर केस करती हैं जहां पे उनकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई हो, सिर्फ तंग करने के लिए। तो क्या इसमें भी मतलब कोई फायदा मिलता है, या अगेन ये पार्ट मिसयूज है? So there are both sides of the case इसमें भी। There are girls who are coming back to their families, क्योंकि generally जहाँ के आप होते हो वहां पे आपकी मैरिज रजिस्ट्री हुई होती है, क्योंकि वहीं पे आपकी शादी हुई होती है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई होती है, या फिर आपका आधार कार्ड वहां का होता है अगर आपने चेंज नहीं कराया, तो यू कैन रजिस्टर। अगर आप घर पे वापस ही आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मिसयूज भी है, बट कहीं ना कहीं ये इसमें भी है कि जहां पर वो है वहीं पे केस फाइल करेंगे, तो लड़कियां इसका मिसयूज तो इसका फिर भी कंपैरेटिवली कम है। बट अगर कोई NRI बाहर बैठा हुआ है और उस पे केस कर रहे हो, तो वो एक अलग टॉपिक टू बी डिस्कस्ड है कि होता है, क्योंकि अगर कोई हस्बैंड आपका बाहर है तो उस पे भी आपके क्रूएल्टी का केस हो जाता है, बट उसमें फिर क्रूएल्टी प्रूव करने में भी अगर वो कितनी देर रहे हैं, सो ये अगर आप ऐसे ली जाए तो हर केस अलग है। फैक्ट्स ऑफ द केस, वो कितनी देर इकट्ठे रहे थे, क्रूएल्टी उसने कैसे की अगर वो बाहर बैठा था, वो चीजें प्रूव करनी भी एक टास्क हो जाता है। जी। अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करें इन मामलों को लेकर, 498 को लेकर, तो वो 15% से अभी बहुत कम है। जी जी। नम्रता, इसके केस के सच और झूठ जितने भी मामले सामने आते हैं या नहीं आते, अगर हम उसके आधार पर कन्विक्शन रेट की बात करें तो वो कम है या ज्यादा? So last data that I checked was in मतलब not in 2018, but जो मैंने डाटा देखा था was of 2018, जिसमें 13% के अराउंड कन्विक्शन रेट था। So इसमें दो चीजें हैं। पहली तो कन्विक्शन रेट का ये कि कई केसेस तो क्रैश हो जाते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इसमें इट इज एन ऑफेंस विच इज नॉन कंपाउंडेबल। वैसे तो इसका राजीनामा हो नहीं सकता, बट देयर इज ऑप्शन ऑफ सेक्शन 482 CRPC में क्रैशिंग होती थी, अब BNSS में होती है, तो उसमें ये है कि क्रैश करा लेते थे कंप्लेंट्स, और एक तो इसी से कन्विक्शन रेट कम हो जाता है, और दूसरा ये है कि क्रूएल्टी प्रूव करनी भी कोर्ट में एक टास्क है, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर जब एक लड़की केस फाइल करती है तो वो जो विटनेस रखती है अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि उसके नेबर्स तो आएंगे नहीं देने, क्योंकि वो तो उनके आसपास रहते हैं। तो कभी कभी जेन्युइन केसेस भी जो है वो कन्विक्शन नहीं होती उसमें और एक्विटल हो जाता है, बट कई दूसरे केसेस भी हैं जिनमें उन्होंने फाइल ही तो किए होते हैं ताकि वो राजीनामे तक पहुंच सके, अपनी मेंटेनेंस जो भी उन्होंने लेना है सारा वो कर सके। सो दोनों साइड्स हैं, बट द रेट दैट आई लास्ट चेक वाज 13% इन 2018। सो वो तो दिख ही रहा है कि कहां से कहां है। हम बात कर रहे थे कन्विक्शन रेट की, तो जो बंदा इससे या व्यक्ति या मर्द इससे प्रभावित होता है, क्या उससे डाइवोर्स पे भी फर्क पड़ता है?
देखिए वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए आप किसी की मदर के बारे में, उसकी बहन के बारे में, उसके रिलेटिव्स के बारे में आप इतनी चीजें बोल रहे हो, तो अगर आप, होता क्या मीडिएशन में केसेस जाते हैं ऐसे, नॉट क्रूअल्टी बट डाइवोर्स केस, अगर एक मीडिएशन में जा रहा है, वहां पे सेटलमेंट पे वो दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो सेटलमेंट कहाँ नहीं हो पाती, वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें बोली है, मैं तो, मेरा तो केस नहीं बनना, क्योंकि गारंटी बिल्कुल। उनके भी एडवोकेट ने दी होती है उनको, पर वो कहते हैं कि मेरा कुछ बने ना बने, मैंने इनसे राजीनामा नहीं करना, उसका रीजन ये है कि इसने मेरे फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो वो लड़ाई और बढ़ जाती है। जी कभी कभी क्या होता है, जो चीज वैसे ही खत्म हो सकती है, जो डाइवोर्स होना ही नहीं था कभी, या जो इतना बड़ा इशू ही नहीं था, वो जब केसेस में पड़ जाते हैं तो कभी कभी उसमें वो राजीनामे में चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता दिक्कतें है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। अब अगर आप किसी माँ बाप को कुछ बोलोगे तो वो नहीं, उसका असर पड़ता है। उसका असर क्या पड़ेगा। इससे कस्टडी बच्चे की या ऐसी चीजें भी अफेक्ट होती हैं? सो कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज अ सेपरेट केस, जैसे डाइवोर्स केस इज अ सेपरेट केस, मेंटेनेंस अलग है, अलग अलग फाइल होते हैं सारे, क्लब होकर नहीं फाइल होंगे। वैसे कस्टडी ऑफ चाइल्ड जब केस हो रहा है उसकी एविडेंस अलग होगी। जी तो अगर उसमें आप क्या प्रूफ, वैसे होता है उसमें कि चाइल्ड की पैरामिट, कि उसका वेलफेयर जो है इट इज ऑफ पैरामिट इंपॉर्टेंस, ये ओके मेन पॉइंट है जो उन्होंने देखना होता है। उसमें वो ये देखते हैं कि कौन सी फैमिली प्रोवाइड कर सकती है, हु इज अ बेटर प्रोवाइडर। पहले 5 साल में जैसे हिंदू मैरिज में वो कहते हैं कि मदर के मदर पास के रहे प्रेफरेबली, क्योंकि मदर ज्यादा वो कर सकती है, बट इफ अ मदर कैन नॉट, तो वो एक सेपरेट केस है, इट कैन गेट अफेक्टेड, कैन नॉट, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट वैसे वो अलग एविडेंस होकर अलग चीजों के बेसिस पे एक कस्टडी केस डिसाइड किया जाता है। जी बिल्कुल। नम्रता, 498 लग गई किसी पे, सच या झूठ ये तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा, जांच के बाद या जजमेंट जो भी है। इस सब के बीच जिस मानसिक प्रताड़ना से मेल सोसाइटी या वो मेल कंसर्न गुजरता है, उसको लेके क्या प्रावधान है? देखिए मेनली जो हमारी क्रिमिनल लॉज क्रिएट किए गए हैं ना, वो इस हिसाब से क्रिएट किए गए हैं कि विमेन सेंट्रिक है, कि एक लड़की के पास क्या राइट है वो तो है, लड़के के क्या पास राइट है वो हमारी आईपीसी मेजरली कुछ नहीं कवर कर रही। जी सो द ओनली ऑप्शन ही इज लेफ्ट विद दिस, कि पहले तो ही नीड टू गो टू द विद द, क्या जो जितनी भी प्रोसेस है उसके साथ उसको जाना पड़ेगा। एक बार ही हो गया कि उसकी अब कन्विक्शन नहीं हो रही, ही इज बीन एक्विटेड, अब शुरू हो सकता है कि इफ ही हैज एन ऑप्शन, दैट इज ऑफ सेक्शन 211 ऑफ द आईपीसी व्हिच इज सेक्शन 246 ऑफ द बीएनएस नाउ। उसमें है कि अगर फॉल्स केस किसी ने फाइल किया है तो उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने ही रेफर कर दिया था, एक केस था, माइनस किमरिश थी, एंड जो लड़का था ही वाज इन यूएस, ठीक है, तो उसने ब्लेम किया कि जो लड़का है ही इज हैविंग सम डिजीज कॉल्ड एचपीवी, राइट। तो उन्होंने फिर जजमेंट में भी उन्होंने लिखा कि ही शुड, है तो डिस्क्रिशन एक लड़के की, पर उसको 211 के तहत जाकर उसके खिलाफ लेना चाहिए। तो ये एक 211 दैट इज 246 ऑफ द बीएनएस एक ही है सोल्यूशन, पर वो भी तब आता है जब सारा कुछ हो गया है, जी खत्म हो बिल्कुल। गया, मुझे उसके बाद लगता है बंदा इतना थक जाता है कि वो कहता है कि अब मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। जी, मतलब जैसे कि बंदा थक जाता है ना, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, आपका काम प्रभावित होता है, कुछ लोगों की नौकरियां चली जाती जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ लोग डिप्रेशन में बिल्कुल चले जाते हैं, बिल्कुल तनाव होता है। बिल्कुल। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए, मतलब क्या आपको लगता है कि अमेंडमेंट्स दोज देयर आर पॉसिबिलिटी की होनी चाहिए, कि जो मेन सेंट्रिक चीजें हैं वो भी सामने आनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी, मेन्स राइट इज अ बिग थिंग इन द सोसाइटी, जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि विमेन राइट है। मैं मानती हूँ कि एक लड़की ज्यादा पीड़ित रही होगी सोसाइटी में, पर आज के समय में एक लड़का भी बहुत पीड़ित है। और अगर वो हम डॉक्यूमेंट्रीज में देख रहे हैं कि लड़के सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मेन्स राइट इज अ थिंग जो उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और लेके आना चाहिए। पहली बात तो ये कि इस ऑफेंस को, एज ऑल्सो मेंशन इन द मालविया कमिटी, कि इसको ऑफेंस को भी नॉन कंपाउंडेबल से कंपाउंडेबल करना चाहिए, क्योंकि काफी ऑफेंसेस हैं जिसमें अगर राजीनामा होकर क्वैशिंग भी हो रही है तो ऑफेंस को ही कंपाउंडेबल। पहली बात तो ये कि जब नए लॉज लाए गए थे इनमें ही चेंज लेके आना चाहिए था उनको, जबकि और ऑफेंसेस उन्होंने ऐड कर दिए जो कि एक लड़की को बचा रहे हैं,
बड़े मिसोजिनिस्ट लॉज बीच में ऐड किए गए हैं. सो आई वुड से कि मेंस राइट पे काम बिल्कुल करना चाहिए और ये चेंजेस की बहुत जरूरी है. वन ऑफ देम बीइंग दिस ऑफेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंडेबल ऑफेंस. अगर कंपाउंड हो ही रहा है, क्वेश्चन की सोल्यूशन निकल ही रही है, तो उसको पहले कंपाउंडेबल. अब अगर ये इसको भी लेके आए हैं, जैसे अनेश कुमार वाली जजमेंट को भी अगर इन्होंने इंप्लीमेंट किया है बीएनएसएस में, तो इन चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाई है और वो नए लॉज के साथ चेंजेस नहीं लाई गई. जब हम सोसाइटी में चारों ओर अपनी तरफ देखते हैं, जो एनजीओज हैं जो महिलाओं पर काम कर रही हैं, तो जब उनके पास भी लोग जाते हैं, चाहे वो महिलाएं ही जाती हैं काउंसलिंग के लिए, अपनी बात रखने के लिए, या अपनी मतलब जो उनके साथ हो रहा है वो बताने के लिए, तो क्या ये जो एनजीओज हैं ये अपना रोल सही प्ले कर रहे हैं जैसा इनको होना चाहिए? जैसे सोसाइटी ना इस वक्त जो टाइम चल रहा है, इंडियन सोसाइटी एक चेंज में आ रही है, जहाँ पे लड़कियां एम्पावर हो रही हैं और वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रही है हमारी सोसाइटी, और इसी के कारण डाइवोर्स रेट बहुत राइज कर है. ठीक है, लड़कियां एम्पावर हो रही हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारी सोसाइटी ना एक फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो कई चीजें हैं जो हमें वैसे ही इग्नोर कर देनी चाहिए, जो कि लड़कियां भी नहीं कर पा रही. मतलब मैं किसी को वो नहीं कह रही, अगर वो नहीं कर पा रही तो उनका पास ऑप्शन है कि टू हैव फाइल अ डाइवोर्स अगेंस्ट द हस्बैंड, बट कभी कभी उसका मिसयूज भी हो रहा है, जैसे क्रूअल्टी और वो केसेस डाल देना. अगर आपकी नहीं बन रही तो म्यूचुअली डाइवोर्स ले दिए आप 13B के अंडर, या फिर वो, पर नहीं और भी चीजें हैं. सो जो सेम गोज फॉर द एनजीओज एंड ऑल्सो द फैमिली मेंबर्स. समटाइम्स आपको गलत इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, वो ज्यादा एम्पावरमेंट में गलत एम्पावर कर देते हैं आपको. तो हाँ, कभी कभी आप गलत इन्फ्लुएंस भी हो जाता है. देयर आर सम विमेन एनजीओज हु आर प्रायोरिटाइजिंग विमेन इवन इफ द विमेन इज एट फॉल्ट. बिल्कुल. सो वो चीज है. तो आई वुड से कि दोनों चीजें हैं, बट उसका एक बैलेंस क्रिएट करना सोसाइटी को पड़ेगा किसी ना किसी तरह. क्या महिलाएं अर्निंग में आगे आ गई हैं? जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो क्या ये एक फैक्ट है कि आप ये जो रेशो है डाइवोर्स का या 498A लगाने का, या ये जो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, जो आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम है, क्या वो भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा रोल प्ले कर रही है इस सब में? मैम, आई वुड नॉट से दैट, बट उसमें ये हो जाता है कि देयर वर सम विमेन, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था. वो उसके फैमिली मेंबर्स, अगर वो पेरेंट्स के पास जा रही है तो वो पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि हमने नहीं रखना, तो वो क्या करेगी? वो अपने हस्बैंड के पास ही रहेगी. बट नाउ अ विमेन, इफ शी इज बीइंग लाइक, कुछ भी उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके पेरेंट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ. वो कहती है कि मैं नहीं ये करूंगी, और उसके पास अगर उसके खुद के पैसे हैं तो वो तीसरी जगह किराए पे भी जाके रह सकती है, वो अपने बच्चे को भी पाल सकती है. तो ये चेंजेस तो भी आ रहे हैं, वही जो मैंने आपको बोला, क्योंकि सोसाइटी एक चेंज के थ्रू जा रही है. अभी विमेन आर बीइंग एम्पावर्ड, और वो विमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज नहीं है, काफी जगह गुड यूज है, क्योंकि पीटते रहना किसी को या उसको तंग करते रहना, गाली गलोच ये सुनना एक लड़की की, ये थोड़ी है लड़की इसी के लिए. सेल्फ रिस्पेक्ट उसको अपनी रखनी पड़ेगी, इंटेग्रिटी उसको, उसके लिए उसको लड़ना पड़ेगा. तो वो दोनों चीजें हैं सोसाइटी की, वो चेंज ही है जो जिसके खिलाफ, जो जिसके थ्रू एक सोसाइटी निकल रही है, जिसके कारण ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है कि डाइवोर्स रेट इतना राइज कर रहा है, क्योंकि अब लड़कियों को पता है कि अगर ये नहीं है तो फिर कोई और है, राइट? और डाइवोर्स इतना बड़ा टैबू नहीं है सोसाइटी में, so people are going for it, which is it has a positive side also, कि अगर म्यूचुअली दो जनों की नहीं बन रही तो सारी उम्र लड़ते क्यों रहना है. नम्रता, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने 498A पर इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी. तो हम आगे भी मिलते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी टुडे, एंड आई होप मैं आगे भी लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूं और हेल्प करती रहूं. जी.